हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन को देखने वाले हैं। इस सेक्शन से हमने हिंदी निबंध का विकास इस सेक्शन को प्रारंभ किया था पिछली वीडियो में हमने हिंदी निबंध का विकास से हिंदी निबंध, प्रबंध और लेख इन तीनों में अंतर देखा था। साथ ही हमने निबंध की परिभाषा और विशेषताओं को भी देखा था। इसके साथ ही हमने निबंध के विकास की पृष्ठभूमि को भी संक्षिप्त रूप में देखा था। आज के इस वीडियो में हम निबंध के विकास के साथ साथ उसके सूत्रपात और भारतेंदु युगीन निबंध को देखेंगे। भारतेंदु युगीन निबंध में जो प्रमुख निबंधकार हैं उनके विषय में भी जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का जो पहला टॉपिक है वह निबंधों का सूत्रपात है। तो निबंधों का सूत्रपात इस शीर्षक का पहला प्रश्न है, डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार निबंध और लेख में क्या अंतर है? ऑप्शन ए निबंध में गहराई और विचारों की क्रमबद्धता होती है जबकि लेख में नहीं। ऑप्शन बी निबंध में आत्मव्यंजना नहीं होती है। ऑप्शन बी निबंध में आत्मव्यंजना नहीं होती जबकि लेख में होती है। ऑप्शन सी निबंध में विषय का महत्व होता है जबकि लेख में नहीं। ऑप्शन डी निबंध और लेख में कोई अंतर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार निबंध और लेख में क्या अंतर है? निबंध में गहराई और विचारों की क्रमबद्धता होती है जबकि लेख में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य लेखकों की रचनाओं को क्या कहा जा सकता है? तो ये जो प्रश्न है ये वार्ष्णेय जी के अनुसार है, यानी वार्ष्णेय जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य लेखकों की रचनाओं को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी हमारा जो निबंधों का सूत्रपात वाला जो शीर्षक है उसका जो हमने प्रश्न देखा है उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा जो टॉपिक है निबंधों का सूत्रपात वो अंत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इससे संबंधित तथ्य है वह डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार निबंध नाम से पुकारी जाने वाली अनेक रचनाएं निबंध नहीं हैं, लेख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद नारायण मिश्र आदि अनेक लेखकों की ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें निबंध के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उन्हें निबंध ना कहकर लेख कहना ही अधिक युक्ति संगत होगा। अब अगर हम वार्ष्णेय के जी के अनुसार देखें तो निबंध भारतेंदु युग के जितने भी निबंधकार हैं या उनके जो रचनाएं हैं जो निबंध के रूप में हैं उन्हें वार्ष्णेय जी लेख कहना उचित समझते हैं। लेख कहना उचित क्यों समझते हैं? क्योंकि उनमें निबंध के कुछ लक्षण मिलते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से निबंध नहीं है। यही कारण है कि वार्ष्णेय जी भारतेंदु युग के निबंधों को लेख कहना उचित समझते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के सर्वप्रथम निबंध लेखक मानते हैं। ठीक है, तो अगर वार्ष्णेय जी के अनुसार पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक किसने माना है तो उत्तर होगा डॉक्टर वार्ष्णेय। इसके अलावा जो पॉइंट है इसके विपरीत, यानी वार्ष्णेय जी के विपरीत लाला भगवान दीन, रामदास गौड़ के साक्ष्य पर शिवनाथ एम.ए. हिंदी निबंधों का सूत्रपात श्री सदासुख लाल जी से मानते हैं। अब अगर प्रश्न पूछा जाए सदासुख लाल जी हिंदी के निबंधकार पहले हैं किनके अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवनाथ एम.ए. के अनुसार। शिवनाथ एम.ए. के अनुसार अगर हम देखें तो ये सदासुख लाल जी को हिंदी के पहले निबंधकार के रूप में देखते हैं। इनके अनुसार, यानी शिवनाथ एम.ए. के अनुसार श्री सदासुख लाल जी की
2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख है। उनमें सुरासुर निर्णय प्रधान है। यह एक निबंध है। इस निबंध का रचना काल संवत 1839 से 40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी में निबंध रचना का आरंभ संवत 1839 से 40 मान सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो सदासुख लाल जी की जो रचना है सुरासुर निर्णय, एक तो यह महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो सामने आता है। साथ ही इसका जो रचना काल है यानी 1839 से 40, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इस रचना काल से ही हिंदी निबंध का प्रारंभ मानते हैं कौन? शिवनाथ एम ए। और इस कारण क्योंकि ये रचना का जो समय है और ये जो निबंध रूप में है, इसलिए शिवनाथ एम ए जो हैं वो सदासुख लाल को हिंदी के प्रथम निबंधकार के रूप में मानते हैं। अगला जो तथ्य है, स्वर्गीय आचार्य शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है। ठीक है, तो अब तक हमने 3 विद्वानों को पढ़ा जो निबंध के सूत्रपात से संबंधित मंतव्य दे रहे हैं, जिसमें पहला जो नाम था वो वार्ष्णेय जी का था। वार्ष्णेय जी के अनुसार जो हिंदी निबंध का जो सूत्रपात हुआ है वो बालकृष्ण भट्ट से हुआ है। वहीं शिवनाथ एम ए जी कहते हैं सदासुख लाल जी से, और उनकी रचना सुरासुर निर्णय को वो इसमें रेखांकित करते हैं कि इससे हिंदी निबंध का प्रारंभ मानना चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु युग से हिंदी निबंध का सूत्रपात हुआ है। अब हम रामचंद्र तिवारी के शब्दों में भी जान लेते हैं कि इनका क्या मंतव्य है इस दृष्टि में। ठीक है, इसको लेकर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में जो भी हो, वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष से मानना बहुत उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष के द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है, उसमें नवीनताएं आ सकती है, उसे विस्तार मिल सकता है, किंतु यह कहना कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा ही निबंध रचना का सूत्रपात हुआ है या कहानियों का जन्म हुआ है या नाटकों की परंपरा सामने आई है, सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि अनेक छोटे मोटे प्रयोगों के बाद विधा विशेष का स्वरूप निखर कर सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हुआ है। अब यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं रामचंद्र तिवारी शुक्ल जी का समर्थन करते हुए भी दिखाई देते हैं और उन दोनों का यानी शिवनाथ एम ए और वार्ष्णेय जी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष से हम किसी विधा का या किसी परंपरा का सूत्रपात नहीं मान सकते हैं। उनसे कोई स्वरूप परिवर्तन भले हो सकता है और इसे हम इस रूप में महत्वपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन विधा का नाम ही मतलब किसी व्यक्ति विशेष को देना यह उचित नहीं है। इस दृष्टि से इन्होंने भी भारतेंदु युग से ही निबंधों का प्रारंभ माना है। तो निबंधों का सूत्रपात जो शीर्षक था रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में, हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शीर्षक की ओर। हमारा आज के वीडियो का मेन विषय है यानी भारतेंदु युगीन निबंध। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निबंध के विकास के क्या कारण थे? ऑप्शन ए, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना का उदय, पत्र पत्रिकाओं का प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप। ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी साहित्य के संपर्क। ऑप्शन सी, केवल भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना का उदय। ऑप्शन डी, केवल पत्र पत्रिकाओं का प्रचार। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भारतेंदु युग में निबंध के विकास के क्या कारण थे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन की एक नवीन चेतना का उदय, पत्र पत्रिकाओं का प्रचार तथा अंग्रेजी के संपर्क में जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप। तो ये 4 ऐसे कारण थे जिनके कारण भारतेंदु युग में निबंध का विकास, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिनमें भारतेंदु युग के निबंध का विकास हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने से निबंध का विकास का ये एक कारण रहा है। भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय भी एक कारण के रूप में रहा है और पत्र पत्रिकाओं का प्रचार भी इसके एक कारण के रूप में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निबंध के कितने प्रकार थे? प्रश्न है, भारतेंदु युग में निबंध के कितने प्रकार थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भारतेंदु युग में निबंध के 2 प्रकार थे। कौन कौन से वो 2 प्रकार थे उन्हें देख लेते हैं हम। ये 2 प्रकार हैं। पहला, ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है और जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों की चर्चा की गई है। जो दूसरा निबंध है, जो निबंध का
निबंध की दूसरी श्रेणी है। इसके अंतर्गत ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। यानी भारतेंदु युग में 2 प्रकार के निबंध लिखे गए, एक सामाजिक समस्याओं से संबंधित, दूसरे विज्ञान, इतिहास और मनोभाव से संबंधित। जो सामाजिक समस्याओं के निबंध है उनमें अगर हम देखें तो धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि विषयों को केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन बी केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन सी केवल बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन डी केवल लाला श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनको देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है वह 1850 से 1885 है। अगला नाम है प्रताप नारायण मिश्र का, 1856 से 94 इनका समय है। अगला नाम है बालकृष्ण भट्ट, 1844 से 1904। अगले हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, इनका समय है 1855 से 1923 ईस्वी। इन 4 जो निबंधकार का नाम है यह महत्वपूर्ण है। जब आप यूजीसी नेट का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना होता है, ठीक है। वहाँ प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी होता है और जन्म वर्ष के अनुसार भी होता है। तो यदि अगर हम इन चारों का नाम देखें तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में हैं। यानी अगर हम यूजीसी के प्रीवियस पेपर को देखें और वहाँ प्रश्नों को देखें तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो बहुत देखने को मिले हैं। तो इस दृष्टि से ये जो 4 नाम हैं यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है और इनका जो समय है, ठीक है, रचनाकाल कह लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से ये 4 जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके समय को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला नाम है लाला श्रीनिवास दास का, जिनका समय है 1851 से 87। अगला नाम है राधाचरण गोस्वामी का, इनका 1859 से 1925 ईस्वी इनका समय है। अगले जो निबंधकार हैं वो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। तो मोहनलाल का समय 1850 से 1912 है। काशीनाथ खत्री का समय 1849 से 1891 है। तो ये कुछ प्रमुख निबंधकार हैं जो भारतेंदु युग के निबंधकारों के रूप में उल्लेखनीय हैं। तो अगर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में देखें तो इन चारों का जो नाम है, यानी अगर इन 8 का नाम अगर हम देखें तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के रूप में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचनाओं से भी संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। इनके अलावा एक और नाम है चंद्रभूषण चातुर्वेद्य, ठीक है। इनका नाम भी भारतेंदु युगीन निबंधकारों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी उसमें शामिल है। तो पहला जो प्रश्न है वह लाला श्रीनिवास दास के निबंधों से संबंधित है। तो सबसे पहले जो निबंधकार के रूप में हमारे सामने हैं वो लाला श्रीनिवास दास है। इनसे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में कौन सा निबंध महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए भारत खंड की समृद्धि, ऑप्शन बी सदाचरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो माना गया है वह भरत खंड की समृद्धि है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यानी लाला श्रीनिवास दास के निबंधों के विषय में तथ्य। सबसे पहला जो पॉइंट है भारत खंड की समृद्धि निबंध, जिसके विषय में कहा गया कि यह महत्वपूर्ण है। लाला श्रीनिवास दास का निबंधों में अगर देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। भरत खंड की समृद्धि निबंध में भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान हीनावस्था का बड़ा ही विस्तृत एवं प्रभाववादक वर्णन किया गया है। दूसरा जो तथ्य है, इन्होंने सदाचरण, यानी जो हमने ऑप्शन में भी देखा था, सदाचरण नामक आचार संबंधी निबंध भी लिखा है। तो यहाँ से हमको 2 निबंध इनके पता चल गए। यानी ये पहला जो लाला श्रीनिवास दास का निबंध है वह भरत खंड की समृद्धि है और दूसरा सदाचरण है, ठीक है। ये दोनों निबंध क्या हैं? लाला श्रीनिवास दास के निबंध हैं, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि भरत खंड की जो समृद्धि निबंध है भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान की हीनावस्था को दिखाता है और जो सदाचरण निबंध है वह आचार संबंधी निबंध है, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको याद रखने हैं।
लेकिन उससे पहले हमें क्या याद रखना है, इनके निबंधों का नाम। यानी लाला श्रीनिवास दास के निबंध 2 हैं, भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण। तो प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न अब से गलत नहीं होंगे। अगला जो प्रश्न है लाला श्रीनिवास दास से, वह है लाला श्रीनिवास दास की विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए बहुश्रुत व्यक्ति और अंग्रेजी साहित्य का अच्छा अध्ययन, ऑप्शन बी केवल हिंदी साहित्य का अच्छा अध्ययन, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी साहित्य का अच्छा अध्ययन, ऑप्शन डी कोई विशेषता नहीं थी। इसका आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बहुश्रुत व्यक्ति और अंग्रेजी साहित्य का अच्छा अध्ययन। तो लाला श्रीनिवास दास की विशेषता के रूप में यह तथ्य भी सामने आपको, यानी प्रश्न के रूप में यह तथ्य सामने है। ठीक है, अगला जो नाम है वो राधाचरण गोस्वामी का है। इनसे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, राधाचरण गोस्वामी के निबंधों की विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए मनोरंजन का पर्याप्त पुट, ऑप्शन बी गंभीर चिंतन, ऑप्शन सी सामाजिक विषयों पर केंद्रित, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का अगर हम देखें आंसर, तो राधाचरण गोस्वामी के निबंधों की विशेषता थी उनमें मनोरंजन का पर्याप्त पुट था, गंभीर चिंतन भी था और सामाजिक विषयों पर केंद्रित भी इनके निबंध थे। तो ये तीनों जो पॉइंट है वो राधाचरण गोस्वामी के निबंधों की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राधाचरण गोस्वामी किस पत्रिका में लिखा करते थे। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र चंद्रिका, ऑप्शन सी मोहन चंद्रिका, ऑप्शन डी नागरी नीरद। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु, यानी राधाचरण गोस्वामी की जो पत्रिका थी वह भारतेंदु है। राधाचरण गोस्वामी की यह पत्रिका यानी भारतेंदु पत्रिका वृंदावन से निकलने वाली मासिक पत्रिका थी और जिसका समय संवत 1890 ईस्वी है, 90 है। ठीक है, ईस्वी कह रही हूँ मैं, संवत में यह समय है इसलिए संवत 1890। ठीक है, तो ये जो पत्रिका है वह वृंदावन से निकलने वाली, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और यह मासिक पत्रिका है। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो अभी हमारा राधाचरण गोस्वामी वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो निबंधकार के रूप में है वह है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के निबंधों के विषय क्या थे। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आंसर करेंगे। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के निबंध के विषय क्या थे। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। अगला जो इससे संबंधित तथ्य है वो देख लेते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक थे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक के रूप में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का भी नाम शामिल है। इनके निबंध प्रायः इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका। निबंधों के विषय सामाजिक हैं। इनके द्वारा लिखे गए हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद आदि निबंध अधिक प्रसिद्ध है। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का अगर हम देखें तो इनकी 3 निबंधों का नाम यहाँ पे है, यानी हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद। अगर प्रश्न पूछा जाए हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी या बंधुत्व किसे कहते हैं या खुशामद निबंध किनका है, तो उत्तर होगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, अगला नाम है काशीनाथ खत्री का। काशीनाथ खत्री से जो संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, काशीनाथ खत्री के निबंधों के विषय क्या थे। ऑप्शन ए नैतिक एवं सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक एवं ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक एवं पौराणिक, ऑप्शन डी साहित्यिक एवं कलात्मक। तो काशीनाथ खत्री के निबंधों के विषय क्या थे, इसका सही उत्तर होगा नैतिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न देखने से पहले ये देख लेते हैं तथ्य इससे संबंधित। निबंधों के विषय यानी काशीनाथ खत्री के निबंधों के विषय स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन एवं विधवा विवाह आदि सामयिक हैं। ठीक है, तो ये जो इनके निबंधों के विषय रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने काशीनाथ खत्री की रचनाओं को क्या माना है। ऑप्शन ए शुद्ध कोटि साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं दिया है, ऑप्शन बी शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान दिया है, ऑप्शन सी मातृभाषा का सच्चा सेवक माना है, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए और सी दोनों, यानी शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया है शुक्ल ने काशीनाथ खत्री की रचनाओं को, और इन्होंने इसे मातृभूमि का यानी मातृभाषा का सच्चा सेवक भी माना है। तो यहाँ दोनों बातें सामने आती है, यानी शुक्ल जी ने मातृभूमि का सच्चा सेवक भी माना है काशीनाथ खत्री को, लेकिन उन्हें शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान भी नहीं दिया है। तो ये दो विपरीत जो चीज़ें हैं वो शुक्ल जी की राय है काशीनाथ खत्री के संबंध में। ठीक है, तो
पहली चीज़ है, मातृभूमि का सच्चा सेवक है, ये मानते हैं शुक्ल जी काशीनाथ खत्री को, लेकिन वो उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान भी नहीं देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इनसे संबंधित। अगला प्रश्न चंद्रभूषण चातुर्वेद्य से है। ठीक है, चंद्रभूषण चातुर्वेद्य इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, चंद्रभूषण चातुर्वेद्य के निबंधों की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए, विषय की दृष्टि से अधिक व्यापकता थी। ऑप्शन बी, गंभीर चिंतन था। ऑप्शन सी, सामाजिक विषयों पर केंद्रित थे। ऑप्शन डी, सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चंद्रभूषण चातुर्वेद्य के निबंधों की विशेषता थी कि इनके जो विषय थे वो विषय की दृष्टि से अधिक व्यापक थे। निबंध जो थे वो विषय की दृष्टि से अधिक व्यापक थे। तो ये जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह चंद्रभूषण चातुर्वेद्य के निबंधों की रही है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चंद्रभूषण चातुर्वेद्य के विषय में जो तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। इन्होंने पर्व, त्योहार, धर्म, कर्तव्य पालन, स्त्री महत्व, जाति भेद आदि अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। क्षमा, उपकार, छल आदि मनोविकारों पर भी आपने धार्मिक दृष्टि से विचार किया है। अगला पॉइंट है, इनके निबंध नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। अगर हम चंद्रभूषण चातुर्वेद्य की बात करें तो इनके जो निबंध थे वो नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। इससे पहले हमने देखा था जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी थे, उनका जो निबंध था वो हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र पत्रिका में उनका जो निबंध था वो प्रकाशित हुआ करता था। वहीं अगर हम चंद्रभूषण चातुर्वेद्य की बात करें तो इनके जो निबंध हैं वो नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। प्रश्न पूछा जाए कि नागरी नीरज किस तरह का या पत्रिका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इससे पहले जो हमने जितने भी निबंधकारों को देखा है उनके विषय में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी जो है वो पुस्तक में दी गई है। ठीक है, तो जैसे अगर हम चंद्रभूषण चातुर्वेद्य या काशीनाथ खत्री या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की बात करें तो इनके विषय में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दी गई है पुस्तक में, जिसे मैंने प्रश्न और तथ्य के माध्यम से आपके सामने रखा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जानकारी इनसे संबंधित ऐसी नहीं है जो छूट गई है, उसे मैंने यहाँ पर शामिल ही किया है। तो अगर हम देखें आगे तो भारतेंदु युगल में जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का नाम प्रमुख है। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमने निबंधकार देखे वो भारतेंदु युग के निबंधकार तो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उस रूप में नहीं है जितना इन चारों का नाम उस तरह प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, तो भारतेंदु युग के चार प्रमुख अगर निबंधकार का नाम लिया जाए तो उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट हैं। इनके समय को भी हम देखते चलेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है 1850 से 85। ठीक है, ये समय महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान देंगे। इससे संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में किस समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन ए, राष्ट्रवाद। ऑप्शन बी, कृषि सुधार। ऑप्शन सी, समाज सुधार। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक खोज। आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में समस्या जो प्रमुख रूप से उठाई गई है वह है समाज सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध का मुख्य विषय क्या है? प्रश्न है, भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, स्त्री समाज का उत्थान। ऑप्शन सी, धार्मिक विवाद। ऑप्शन डी, ऐतिहासिक घटनाएं। तो इसका सही उत्तर होगा स्त्री समाज का उत्थान। अब चूंकि हम ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं तो ये जो निबंध है भ्रूण हत्या, यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। ठीक है, जिसमें स्त्री समाज के उत्थान की बात कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता? यह एक निबंध है। इस निबंध में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए, भारतीय संस्कृति का। ऑप्शन बी, अंग्रेजों की मनोदशा का। ऑप्शन सी, भारतीय राजनीति का। ऑप्शन डी, युद्ध की स्थितियों का। आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजों की मनोदशा का। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता? पहले तो ये प्रश्न होगा कि ये किनका निबंध है, तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस निबंध में किसका चित्रण है? तो अंग्रेजों की मनोदशा का। उसी तरह अगर प्रश्न पूछा जाए भ्रूण हत्या किनका निबंध है, तो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। पूछा जाए भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध का मुख्य विषय क्या है, तो स्त्री समाज का उत्थान। तो ये दो प्रश्न अगर हम देखें निबंध के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने प्रश्न के माध्यम से जाना।
अगला प्रश्न है, रामायण का समय काशी मणिकर्णिका किस प्रकार के निबंध हैं? तो ये 3 निबंध अगर हम देख रहे हैं तो रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, ये 3 निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये तीनों निबंध हमें प्रश्न के माध्यम से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस निबंध का, यह निबंध किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन है ए इतिहास संबंधी, बी पुरातत्व संबंधी, सी कला संबंधी, डी साहित्य संबंधी। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका किस प्रकार के निबंध हैं? उत्तर करेंगे। सही उत्तर होगा पुरातत्व संबंधी। तो 3 यहाँ से निबंध हमने देखा, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जीव क्यों नहीं मिलता और भ्रूण हत्या। हमने 5 निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का अभी देखा। ठीक है, तो रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, ये निबंध किस तरह के निबंध है? पुरातत्व संबंधी निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और उदयपुरोदय, ये 3 निबंध है, किस विषय से संबंधित निबंध है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी पुरातत्व, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी साहित्य। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय इतिहास संबंधी निबंध हैं। ये तीनों निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष किस विषय से संबंधित निबंध है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी पुरातत्व, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी साहित्य। फिर से वही, तदीय सर्वस्व और वैष्णवता भारतवर्ष भारतेंदु का निबंध है। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे आप। सही उत्तर है तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये धर्म संबंधी निबंध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जातीय संगीत, संगीत सार किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी पुरातत्व, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी साहित्य। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा जातीय संगीत, संगीत सार कला संबंधी निबंध है। तो ये सभी निबंध, यानी अगर हम देखें, जातीय संगीत, संगीत सार, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता और भ्रूण हत्या, ये सभी निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं और इनके विषय भी आपने प्रश्नों के माध्यम से देख लिया। अगला प्रश्न है, नाटक और हिंदी भाषा, यह निबंध किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी पुरातत्व, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी भाषा और साहित्य। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाटक और हिंदी भाषा निबंध भाषा और साहित्य से संबंधित निबंध हैं। तो यह निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु के यात्रा वर्णनों में कौन सी विशेषताएं एक साथ दृष्टिगोचर होती हैं? अगर यात्रा साहित्य की बात करें तो यात्रा साहित्य का प्रारंभ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से रामचंद्र तिवारी मानते हैं कि यात्रा साहित्य की जो शुरुआत हुई है वह भारतेंदु के युग से इसका प्रारंभ हुआ है। तो प्रश्न है, भारतेंदु के यात्रा वर्णनों में कौन सी विशेषताएं एक साथ दृष्टिगोचर होती है? ऑप्शन ए हास्य और भावुकता, ऑप्शन बी सूक्ष्म निरीक्षण और गूढ़ व्यंग, ऑप्शन सी राजनीतिक चेतना और धार्मिक भावनाएं, ऑप्शन डी संगीत और कला। आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनके यात्रा वर्णनों में सूक्ष्म निरीक्षण है और गूढ़ व्यंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के निबंध लेखन में किस किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए केवल भावात्मक, ऑप्शन बी विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, कथात्मक, ऑप्शन सी केवल वर्णनात्मक और कथात्मक, ऑप्शन डी केवल आत्मव्यंजक। इसका सही उत्तर होगा विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, कथात्मक। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों से संबंधित तथ्य हैं। अभी जो हमने प्रश्न देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं वो विचारात्मक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं, आत्मव्यंजक भी हैं, वर्णनात्मक भी हैं और कथात्मक भी हैं। तो इनके उदाहरण के रूप में यहाँ निबंध को दिया गया है। जैसे अगर हम सूर्योदय निबंध की बात करें तो सूर्योदय निबंध भावात्मक निबंधों में प्रसिद्ध है। ये सभी निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इनके जो विषय हैं वो अलग हैं। यानी भावात्मक निबंधों में अगर हम बात करें तो सूर्योदय का नाम है, वहीं अगर ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक निबंध की कोटि में आता है। यहाँ हमने देखा आत्मव्यंजक
तो ईश्वर बड़ा विलक्षण है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, जिसमें आत्मव्यंजक शैली को अपनाया गया है। अगला जो है निबंध है वो बसंत है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षाकाल है, वैद्यनाथ की यात्रा है आदि निबंध वर्णनात्मक शैली में लिखे गए निबंध हैं। अगला निबंध है इनका एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यह निबंध कथात्मक निबंध है। तो इन सभी निबंधों के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक और महत्वपूर्ण निबंध है नाटकों का इतिहास। यह निबंध विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अभी हमने भारतेंदु से संबंधित जो निबंध हैं उन्हें देखा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र का समय अगर हम देखें तो 1856 से 1894 है। ठीक है, ये इनका समय है। अगला जो प्रश्न इससे संबंधित हैं वो हम देख लेते हैं, यानी प्रताप नारायण मिश्र से ही संबंधित अब हम प्रश्नों को देखेंगे। हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र को देख लिया। अभी पुस्तक में जितनी भी रचनाओं को शामिल किया गया था उन सभी रचनाओं को मैंने प्रश्न और तथ्य के माध्यम से आपके सामने रखा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के विषय में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए वस्तु व्यंजक निबंधकार, ऑप्शन बी आत्मव्यंजक निबंधकार, ऑप्शन सी विचारात्मक निबंधकार, ऑप्शन डी कथात्मक निबंधकार। आंसर करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मव्यंजक निबंधकार। अगला प्रश्न है, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक निबंध किस श्रेणी के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए गंभीर आत्मव्यंजक निबंध, ऑप्शन बी चुलबुलेपन युक्त आत्मव्यंजक निबंध, ऑप्शन सी वस्तु व्यंजक निबंध, ऑप्शन डी विचारात्मक निबंध। आंसर करेंगे। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक ये सभी निबंध प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। अगर हम खुशामद की बात करें तो हमने मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या में भी इस निबंध को देखा था इसी नाम से, यानी खुशामद नाम से उनका भी एक निबंध है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर अगर ऑप्शन में अगर प्रताप नारायण मिश्र है तो प्रताप नारायण मिश्र आप टिक करेंगे, या फिर अगर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चुलबुलेपन युक्त आत्मव्यंजक निबंध, यानी धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि जो निबंध हैं वो चुलबुलेपन युक्त आत्मव्यंजक निबंध है। अगला प्रश्न है, आप, बात, भाव, नारी किस प्रकार के निबंध हैं? ऑप्शन ए गंभीर वस्तु व्यंजक, ऑप्शन बी गांधीर्य युक्त आत्मव्यंजक, ऑप्शन सी हास्यात्मक आत्मव्यंजक, ऑप्शन डी भावात्मक निबंध। आंसर करेंगे। आप, बात, भाव, नारी ये सभी निबंध प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं और ये निबंध गांभीर्य युक्त आत्मव्यंजक निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध मुख्यतः किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन है राजनीतिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी धार्मिक। आंसर करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक, यानी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध सामाजिक निबंध है और इनके निबंधों का नाम आपने देख लिया, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक और आप, बात, भाव और नारी। ठीक है, ये सभी जो निबंध हैं ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो अगले जो रचनाकार यानी निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो पुस्तक में वो हमने प्रश्न के माध्यम से ही हमने देख लिया। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का समय अगर हम देखें तो 1844 से 1904 इनका समय है। ठीक है, ये समय महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार आपको ये रेखांकित कराया जा रहा है। ठीक है, अगले निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का समय है 1844 से 1904। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट को किस प्रकार का निबंधकार माना गया है? ऑप्शन ए आत्मव्यंजक निबंधकार, ऑप्शन बी वस्तु व्यंजक निबंधकार, ऑप्शन सी हास्यात्मक निबंधकार, ऑप्शन डी भावात्मक निबंधकार। उत्तर करेंगे। बालकृष्ण भट्ट को किस प्रकार का निबंधकार माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु व्यंजक निबंधकार। इसका सही उत्तर होगा वस्तु व्यंजक निबंधकार। हमने प्रताप नारायण मिश्र के विषय में पढ़ा था आत्मव्यंजक निबंधकार और बालकृष्ण भट्ट वही वस्तु व्यंजक निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है इनसे संबंधित, बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में किस दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी नैतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी राजनीतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी हास्य दृष्टिकोण। आंसर करेंगे।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिर बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में नैतिक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के कौन से निबंध वर्णनात्मक माने जाते हैं? ऑप्शन ए चंद्रोदय लक्ष्मी, ऑप्शन बी संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का शैलानी, ऑप्शन सी शब्द की आकर्षण शक्ति और प्रतिभा, ऑप्शन डी एक अनोखा स्वप्न और माता का स्नेह। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा बी संसार महानाट्यशाला और प्रेम के बाग का शैलानी। ये निबंध वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो बाकी ऑप्शंस में है यानी चंद्रोदय लक्ष्मी, शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, एक अनोखा स्वप्न और माता का स्नेह, ये सभी निबंध भट्ट जी के हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के ये सारे निबंध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी का एक अनोखा स्वप्न निबंध किस प्रकार का है? ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी कथात्मक, ऑप्शन सी विचारात्मक, ऑप्शन डी आत्मव्यंजक। आंसर करेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जो एक अनोखा स्वप्न निबंध है यह कथात्मक श्रेणी का निबंध है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए साहित्यिक विषयों पर आधारित निबंध, ऑप्शन बी व्यावहारिक जीवन से संबंधित विवेचनात्मक निबंध, ऑप्शन सी वस्तुव्यंजक निबंध, ऑप्शन डी भावात्मक निबंध। आंसर करेंगे। माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, ये सभी निबंध बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। ऊपर भी एक अनोखा स्वप्न हमने देखा, तो ये सभी निबंध यानी माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, ये सभी व्यावहारिक जीवन से संबंधित विवेचनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का जनसमूह के हृदय का विकास, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और शब्द की आकर्षण शक्ति जैसे निबंध किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए साहित्य से संबंधित विचारात्मक निबंध, ऑप्शन बी व्यावहारिक निबंध, ऑप्शन सी आत्मव्यंजक निबंध, ऑप्शन डी वर्णनात्मक निबंध। आंसर करेंगे। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और शब्द की आकर्षण शक्ति, ये सभी निबंध साहित्य से संबंधित विचारात्मक निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है वो तथ्य है बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से संबंधित, इन्हें देख लेते हैं। इसमें पहला जो तथ्य है वो रामचंद्र तिवारी के शब्दों में है। इनका कथन है, रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इनके यानी बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में बराबर गंभीरता के दर्शन होते हैं। संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों पर अधिकार तथा स्वभाव से विचारशील होने के कारण यह गंभीरता स्वाभाविक भी है, किंतु यह गंभीरता आचार्य शुक्ल की गहन विचार गुम्फन परंपरा से भिन्न है। अगर कथन पूछा जाए और ये पूछा जाए कि ये किसके अनुसार है, तो इनका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र तिवारी के अनुसार। ठीक है, अगला जो तथ्य है, भावात्मक निबंध में चंद्रोदय प्रसिद्ध है, यानी चंद्रोदय जो निबंध है यह बालकृष्ण भट्ट का निबंध है जो भावात्मक निबंधों की श्रेणी में आता है। अगला तथ्य है, विचारात्मक निबंध 3 श्रेणियों में रखे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट के विचारात्मक निबंध 3 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। ठीक है, रामचंद्र तिवारी के अनुसार इनके जो विचारात्मक निबंध है वो 3 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं, जिनमें पहली श्रेणी जो है वो है जिनके विषय, ये पहली श्रेणी है, ऐसे निबंध जिनके विषय तो व्यवहारिक जीवन से लिए गए हैं किंतु उनका प्रतिपादन विवेचनात्मक ढंग से साहित्यिक पद्धति पर हुआ है। ऐसे निबंधों में माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर आदि निबंध इसी श्रेणी के, यानी विचारात्मक निबंधों की 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों में जो पहली श्रेणी है जिनमें व्यवहारिक जीवन से विषय लिए गए हैं लेकिन उनका प्रतिपादन विवेचनात्मक ढंग से हुआ, ऐसे निबंधों में माता का स्नेह है, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, ये सभी निबंध बालकृष्ण भट्ट के विवेचनात्मक ढंग से वर्णित किए गए निबंध है और इनके विषय व्यवहारिक जीवन से लिए गए हैं। दूसरी श्रेणी अगर हम देखें विचारात्मक निबंधों की, तो दूसरी श्रेणी है, दूसरी कोटि में वे निबंध आते हैं जिनके विषय, ये दूसरी श्रेणी है, जिनके विषय साहित्य से संबंध है, जिनका प्रतिपादन भी साहित्यिक पद्धति पर ही हुआ है। ऐसे निबंधों में साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य
का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। ये निबंध का नाम है, ठीक है। साहित्यिक जनसमूह के हृदय का विकास है, ये एक निबंध है। माधुर्य साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, आदि निबंध इसी श्रेणी में आते हैं, यानी विचारात्मक निबंधों की दूसरी श्रेणी में। तीसरी कोटि के जो निबंध है, यानी विचारात्मक निबंध की तीसरी श्रेणी है, तीसरी कोटि के वे निबंध हैं जिनका संबंध हृदय की वृत्तियों या मनोविकारों से है। ऐसे निबंधों में आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, विश्वास, बोध आदि ऐसे ही निबंध हैं। तो ये निबंध बालकृष्ण भट्ट के निबंध थे। अगले निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका समय है 1855 से 1923। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार थे? ऑप्शन ए महादेवी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, ऑप्शन डी आधुनिक युग। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सामाजिक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युग के ये सामाजिक निबंधकार हैं। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा और भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कराई, ये पूरा जो निबंध का एक नाम है, ठीक है। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कराई, ये दोनों निबंध किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध किन पत्रों में संग्रहित पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सरस्वती और हंस, ऑप्शन बी नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी, ऑप्शन सी कल्याण और गंगाजल, ऑप्शन डी प्रभा और उदय। उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर होगा नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी। बद्रीनारायण चौधरी के निबंध नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी में संग्रहित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमघन जी की निबंध शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तर्कसंगत और नीरस, ऑप्शन बी अलंकारिक एवं कलात्मक, ऑप्शन सी सरल और सीधे साधे, ऑप्शन डी व्यंग्यपूर्ण और कटाक्षयुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकारिक एवं कलात्मक। प्रेमघन जी के निबंध शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? उसमें अलंकारिकता होती है, कलात्मकता होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया था, सबसे पहले निबंधों का सूत्रपात से हमने प्रारंभ किया, उसके बाद हमने भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों की निबंधों को देखा, यानी उनकी निबंध रचना को देखा। अगला जो हमारा टॉपिक है, भारतेंदु युगीन निबंधों की सामान्य विशेषता। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के अधिकांश निबंध किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी अनुवादक, ऑप्शन डी कवि। इसका आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा पत्रकार। अगला प्रश्न है, इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है? ऑप्शन ए औपचारिक संबंध, ऑप्शन बी आत्मीय संबंध, ऑप्शन सी व्यावसायिक संबंध, ऑप्शन डी आलोचनात्मक संबंध। इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है? आंसर करेंगे। सही उत्तर है आत्मीय संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधों में सबसे अधिक किस प्रवृत्ति का प्रकाशन हुआ है? ऑप्शन ए धार्मिक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम, ऑप्शन सी वैज्ञानिक शोध, ऑप्शन डी साहित्यिक आलोचना। आंसर करेंगे। तो भारतेंदु युग के निबंधों में अगर हम सबसे अधिक प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक सुधार और देश प्रेम, इन तीनों ही प्रवृत्तियों का हम के निबंधों को हम देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस युग के निबंधों में बीच बीच में किसका स्वर सुनाई पड़ता है? ऑप्शन ए विरोध का स्वर, ऑप्शन बी राजभक्ति का स्वर, ऑप्शन सी हास्य का स्वर, ऑप्शन डी रहस्य का स्वर। आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर होगा राजभक्ति का स्वर, यानी राजनीतिक निबंध तो लिखे ही जा रहे थे, सामाजिक सुधार भी लिखे जा रहे थे, देश प्रेम से भी संबंधित निबंध लिखे जा रहे थे, साथ ही राजभक्ति के स्वर भी हमको निबंधों में दिखाई दे रहा है।
अगला प्रश्न है, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंध कैसे हो गए हैं? ऑप्शन ए गंभीर, ऑप्शन बी उबाऊ, ऑप्शन सी रोचक, ऑप्शन डी तकनीकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रोचक। हमने प्रारंभ में पढ़ा था, निबंधों के विषय में पढ़ा था कि जब निबंध की परिभाषा और विशेषताओं को हम देख रहे तो आत्माभिव्यंजना जो है उसके प्रधान गुण के या प्रधान तत्व के रूप में हमने देखा था। वही यहाँ पे प्रश्न में आया है कि आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता अगर हो उसके कारण निबंध क्या हो जाते हैं? रोचक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंध साहित्य ने साहित्य को किसके समीप लाया? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी राज दरबार, ऑप्शन सी जनजीवन, ऑप्शन डी ग्रंथालय। आंसर करेंगे। भारतेंदु युग के निबंध साहित्य ने साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का काम किया है। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, विषयों की अनेक रूपता के कारण इस युग में क्या हुआ? ऑप्शन ए काव्य की लोकप्रियता कम हो गई, ऑप्शन बी निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय हुआ, ऑप्शन सी पत्रकारिता समाप्त हो गई, ऑप्शन डी भाषा कठिन हो गई। आंसर करेंगे। विषयों की अनेक रूपता के कारण इस युग में क्या हुआ? निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार किस विधा में भारतेंदु युग के लेखकों को सबसे अधिक सफलता मिली है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपन्यास। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। रामविलास शर्मा के अनुसार किस विधा में भारतेंदु युग के लेखकों को सबसे अधिक सफलता मिली है? इसका सही उत्तर होगा निबंध। रामविलास शर्मा का यह कथन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। अगर प्रश्न पूछा जाए जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किनका है? तो आंसर क्या करेंगे आप लोग? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ हमारा भारतेंदु युगीन जो विशेषताएं हैं निबंधों की वह समाप्त हो गए हैं। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग की विशेषताओं को देखेंगे और उनके निबंधकारों को देखेंगे। ठीक है, तो भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी रचनाकार थे, निबंधकार थे, उनकी समस्त रचनाओं को हमने देख लिया रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के अनुसार। ठीक है, तो रामचंद्र तिवारी की यह पुस्तक भारतेंदु युग का जो अंश था वो हमने आज समाप्त कर लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं द्विवेदी युग के निबंधों के साथ। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।